पधारे हुए हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और विशेष तौर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव जी, विश्वविद्यालय के ही कुल सचिव कमलेश जी मिश्र, विभागाध्यक्ष कमल नयन शुक्ल जी, राधिका जी, शैलेंद्र पांडे जी, पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जानी साहब, भरत तिवारी जी, वहां बैठे हुए सभी महानुभाव। ये जो विषय है इसके तो बहुत सारे आयाम हैं और मैं समझता हूं कि काफी कुछ आयामों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपने जो विशेष तौर पर कहा है और इंगित भी किया है, हमारे क्या दायित्व हैं। वैज्ञानिक अपना दायित्व निभाएंगे, राजनीतिक अपना दायित्व निभाएंगे, अर्थशास्त्री अपना दायित्व निभाएंगे, श्रमिक अपना दायित्व निभाएंगे, लेकिन हम समाज के सामान्य वर्ग के लोगों का क्या दायित्व बनता है कि इस कोरोना महामारी से अपने आप को सुरक्षित संरक्षित निकालें और पुनः अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करें। राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे पहली भूमिका और पहला हमारा दायित्व है, हम अपने स्वयं को बचाएं। हम यदि जिंदा हैं तो हमारे लिए संसार है और संसार के लिए हम हैं। हमें यदि कमजोर पड़ गए तो फिर यह सब जहान किसके लिए। कोरोना संकट की महामारी, इसके बारे में कमल नयन शुक्ल जी ने और माननीय कुलपति कपिल देव जी ने बहुत विस्तार से बताया है। यह बात सही है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा ना हमने कभी सुना न कभी देखा, और हम चाहेंगे ईश्वर से कि ऐसा दिन इस मानवता को कोई न दिखाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद है। ट्रेन, हवाई जहाज, यातायात के साधन सब बंद है। अध्ययन अध्यापन चुन नहीं गया। अध्ययन अध्यापन के सभी स्रोत बंद हैं और तो और हम अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है। उस जीवन को हम स्वयं संरक्षित रख सकेंगे। क्या हम एक कल्पना कर सकते हैं, जिसका थोड़ा सा इशारा माननीय कपिल देव जी ने किया था, कि ऐसे बहुत सारे रक्त बीज हमारे भारतीय वांग्मय में देखने को मिलते हैं। यह रक्त बीज ही है। ये जो संकट है कोविड-19 कोरोना, बहुत संक्षेप में मैं बताऊं आपको। कभी कभी हृदय स्पंदन रुक जाती है। एक कोरोना का वजन 0.85 एटोग्राम होता है, अर्थात 0 पॉइंट, उसके बाद में 18 शून्य लगाने के बाद 85 ग्राम इसका वजन होता है। मतलब क्या हुआ कि 0.85 महाशंख वजन वाला ये 1 ग्राम, एक कोरोना जिसने ये महामारी फैलाई है। और पूरे विश्व में जब 3.5 लाख व्यक्ति मर चुका है, 6 करोड़ के करीब संक्रमित हो चुके हैं, इन सब के कोरोना का वजन यदि निकाला जाए तो सिर्फ 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होता। तो ये 2 ग्राम कोरोना
बनाने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या फायदा? ऐसा ज्ञान किस मतलब का जो मानवता के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक संकट बन जाए। तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने क्या विकल्प होना चाहिए? हम क्या करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इस समाज को, परिवार को और राष्ट्र को संरक्षित रखने के लिए? इस विषय में मैं बहुत ही संक्षेप में आपको सूत्र रूप में बात करूंगा। मैं किसी की व्याख्या नहीं करूंगा। हमारे जो दायित्व हैं वो दो प्रकार के दायित्व हैं। पहला दायित्व तो है हमारा तात्कालिक दायित्व क्या होना चाहिए, और दूसरा हमारे दीर्घकालीन दायित्व क्या होना चाहिए। यह तो क्लियर है कि हमारा जो शत्रु है बहुत चतुर है, अस्पष्ट है, दिखता नहीं है। न जाने कौन हमारी मौत का कारक बन जाए। घर का कोई व्यक्ति बन जाए, पड़ोस का कोई व्यक्ति बन जाए, समाज का कोई व्यक्ति बन जाए। कौन व्यक्ति हमारे लिए मौत का पैगाम लेकर के आ जाए। क्या हम एक ऐसे समाज की कभी कल्पना कर सकते थे? इसमें मैंने बहुत संक्षेप में 4-5 विषयों में हमारे तात्कालिक दायित्वों को परिभाषित करने की चेष्टा की है, समाहित करने की चेष्टा की है। पहला, हमारे स्वयं के दायित्व क्या होने चाहिए। दूसरा, हमारे परिवार के दायित्व क्या होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों से हम क्या उम्मीद रखते हैं और उनके दायित्व क्या होने चाहिए। राष्ट्र के दायित्व क्या होने चाहिए, और इस संक्रमण के समय पूरे विश्व के लोगों के दायित्व क्या होने चाहिए। इस पर बहुत संक्षेप में मैं अपना विषय रखूंगा। प्राय हम सभी लोगों को पता है, मैं कोई ऐसी नई बात कहने नहीं जा रहा हूं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, सबसे पहला दायित्व तो उनका पालन करना है। विश्व के विभिन्न संगठनों और सरकारों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन हम करें। शुचिता का ध्यान रखें, हाथों की सफाई करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रादर ए फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानें, और यदि हम संक्रमित होते हैं तो स्वप्रेरणा से क्वारंटाइन में जाएं, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करें, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें, घर में रहें, घर से बाहर सहकर्मियों से ना मिलें, यात्रा को अवॉइड करें, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग न लें, न बाजार जाएं, न कहीं जाएं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि बीमार होने पर हम किसी को कोई हमें छुए नहीं? स्वयं हम इसका इलाज कर सकते हैं, इससे घबराना नहीं है। लेकिन एक दृश्य ऐसा भी है कि घर परिवार के किसी व्यक्ति की जब कोरोना से मृत्यु होती है, तो उसे 6 फीट लंबी छड़ से पकड़ के उठा करके और उसका संस्कार किया जाता है। बेटा अपने पिता को नहीं देख सकता, पिता अपने पुत्र और परिवार के सदस्यों को नहीं दे सकता। तब हमारा दायित्व क्या बनता है? तब हमारा दायित्व बनता है संयम के साथ, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सहजता से इन सभी में एक संतुलन बना करके रखना। मानसिक स्वास्थ्य को जागृति के साथ में बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, और इसके लिए सचेत अवस्था का जो हमें ज्ञान दिया है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
और भारत सरकार ने जो एक आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप बनाया है, इससे हमको बहुत मदद मिली है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आता है वह आता है हमारे सामाजिक दायित्व क्या होंगे। ये तो हमारे व्यक्तिगत दायित्व थे जिनका हमें निर्वहन करना है, लेकिन हमारे सामाजिक दायित्व कौन कौन से हैं? हमें वैचारिक समन्वय बनाए रखना है, मानवता के संरक्षण के लिए सोचना और काम करना है। जो नियमन है, रेगुलेट जिससे हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे गतिविधियां होती हैं, उस पर चिंतन करना है। मानवता केंद्रित सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है, व्यक्ति केंद्रित नहीं करना है, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है। अपना जीवन रहे इसका ध्यान रखते हुए हमें सामाजिक जीवन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। समाज के विभिन्न घटकों के बीच हमें संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों पर हमें अपनाने के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, जिसका जिक्र माननीय कपिल देव जी ने मोदी जी के रेफरेंस से किया था, इस पर हमें ध्यान देना होगा। हमारा आत्मगौरव कैसे बढ़े, इस संकट काल में भी हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा विचार, हमारी मेधा, हमारी क्षमताएं कुंठित न हो, उनमें किसी प्रकार का रोग पैदा न हो, उनमें किसी प्रकार का विषाद स्थायी रूप से घर न कर जाए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा जो विषय है, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या दायित्व होंगे। व्यक्तिगत दायित्व और सामाजिक दायित्वों के साथ साथ हमारे राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है। राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण दायित्व है जो राष्ट्र धर्म है उसका पालन करें, आपात धर्म का पालन करें। आपात धर्म है राष्ट्र के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का उसी रूप में पालन करना, उसमें इफ और बट लगाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का जो दायित्व है उसमें विशेष तौर पर राज्य के जो दायित्व हैं उसमें जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति, लिंग, इन सब से उन्मुक्त होकर के हम परिचय दें। और भारतवर्ष ने इस बात का परिचय दिया है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि विश्व में भारत को जो ये कहते थे कि अनपढ़ लोगों की डेमोक्रेसी है, अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी ने, उस प्रजातंत्र ने राष्ट्रीय दायित्वों को संकट के काल में निर्वहन करते हुए वो परिचय दिया है जो विश्व के किसी भी देश में हमें उदाहरण के रूप में देखने को नहीं मिलता। इसके मैं दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण आप देखिए, 20-20, 25-25 लाख मजदूरों का पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ। हजारों लाखों लोग पैदल यात्रा किए, कोई संसाधन का अभाव, संसाधन उनके पास में नहीं थे, उनका अभाव था। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह विषय हमारे सामने आया कि किस तरीके से उन्होंने अनुशासन का पालन किया, आत्मानुशासन का पालन किया। वे न भटके, न आपस में झगड़े, भूखे प्यासे तड़फते हुए अपने घर और अपने गंतव्य की ओर गए। उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं पीटा, उन्होंने किसी नर्स के ऊपर नहीं थूका, उन्होंने किसी दुकान को नहीं लूटा, भूखे रह कर के सो गए, लेकिन उन्होंने कोई भी असामाजिक, अराष्ट्रीय कार्य नहीं किया। सलाम है ऐसे मजदूरों को और सलाम है ऐसे देश की डेमोक्रेसी को जिसमें रहने वाले सब लोगों के बीच में एक नए प्रकार की चेतना का भाव संचारित हुआ। एक आवाज, एक प्रधानमंत्री की आवाज के सामने हमने जनता कर्फ्यू को सामना किया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फेज के लॉकडाउन का हमने पालन किया, हमने सामना किया। किसी ने कोई जिद नहीं की कि यह सब नहीं होना चाहिए। आप दूसरे देशों को क्यों देखिए, अमेरिका को देखिए,
श्वेत और ब्लैक के बीच में अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, किस प्रकार से पैरों से दबा करके एक काले व्यक्ति का हत्या की गई। यह जो उन्माद है, इस उन्माद में हमें संतुलन बनाए रखना है। हमने व्यापार, राष्ट्र, हमारे भारतवर्ष ने राष्ट्र की अपेक्षा व्यक्ति की जान को, राष्ट्र में व्यापार की अपेक्षा व्यक्ति की जान को ज्यादा महत्व दिया। हमने व्यापार को पीछे रखा और व्यक्ति की जान को आगे रखा। आपदा से निपटने की हमने अनेकों नीतियां बनाई। निश्चित तौर पर आपदा से निपटने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम यदि देखें तो मोदी जी की जो सप्तपदी का पालन करने का उनका आग्रह था, सप्त वचन जो मोदी जी ने लिए थे, उन वचनों को हम यथावत यदि पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना काल में हम अपने धर्म का, अपने राष्ट्रीय दायित्व का, अपने व्यक्तिगत दायित्व का निर्वहन करेंगे। एक और दायित्व हमारा बनता है, जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए व्यवस्था करना। हर कोई व्यक्ति इतना संसाधन संपन्न नहीं है, लेकिन इतना भी एक गरीबी में नहीं जीता है कि वो एक व्यक्ति को भोजन ना करा सके। इस प्रकार का दायित्व का वचन बीच में लोगों ने लिया था कि कोरोना काल के समय में हम एक व्यक्ति का भोजन, सभी लोग एक व्यक्ति का भोजन जब तक यह संकट रहेगा हम कराएंगे। इस प्रकार से लोगों ने छोटे छोटे समूह बनाए, 25, 50, 100 लोगों के समूह बनाए और वे खाने का पैकेट लेकर के 50 लोगों को, गरीब लोगों को खाना देते थे, खाने की सामग्री देते थे। यह हमारे जो दायित्व थे, निश्चित तौर पर इन दायित्वों ने भारत में किस प्रकार से आत्म संयम, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ज्योति को जलाया है और आगे बढ़ाया है, यह हम सब के लिए सोचने की बात है। चौथा जो महत्वपूर्ण दायित्व है, हमारा जो दायित्व है, वह स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ा हुआ है। स्वयंसेवी संगठनों का जो धर्मार्थ कार्य है, व्यक्तियों के लिए जो कार्य है, व्यक्तियों की निष्ठा और उनके विश्वास को बढ़ाने का जो कार्य है, वो निश्चित तौर पर अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने किए। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों ने, खास करके विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने, विश्व खाद्य संगठनों ने और हर देश के संगठनों ने जो कार्य किए, वह हमारे लिए निश्चित तौर पर अनुकरणीय रहे। भारतवर्ष में जो एक सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, आरएसएस के नाम से जानते हैं, आप उसके द्वारा जो समर्पण से सेवा भाव के जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी फहरिस्त को हम यदि देखें तो बहुत बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात से होता है कि एक संगठन के लगभग सेवा जो संस्थान है, वो 85,700 सेवा संस्थान है। इन 85,700 सेवा संस्थानों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेवा भाव का काम किया। उन्होंने देखा जाए तो 40,000 यूनिट ब्लड, खून का दान किया। राशन के लिए हम यदि देखें तो 1,25,00,000 खाद्य के जो पैकेट हैं वह वितरित किए गए। श्रमिकों की सहायता की दृष्टि से हम यदि देखें तो उन्होंने 27 लाख श्रमिकों की सहायता की। यहाँ तक कि कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में उन्होंने कहा था, जिन लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे उनको चप्पलें पहनाना, उनको खाना खिलाना और उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए शासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी, रेल के माध्यम से, बस के माध्यम से, वो सारी व्यवस्थाएं की गई। 4,97,000 जो हमारे जो कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके द्वारा उनका प्रवचन किया गया। 62 लाख करीब मास्क छोटी छोटी संस्थाओं के द्वारा बनाए गए और उनको वितरित किया गया। 7,20,00,000 खाने के पैकेट वितरित किए गए। यह जो सेवा भाव का संचार हमारे मन में स्वप्रेरणा से आया, निश्चित तौर पर यह कोरोना संकट काल में हमारे द्वारा एक छोटी सी निमित्त भेंट राष्ट्र निर्माण के लिए रही है।
एक और विषय जो हमारे सामने आता है, कोरोना संकट के बाद भारत के स्वाभिमान को जिंदा रखना और जागृत रखने का जो विषय है, वो कोरोना संकट के बाद हम सभी लोगों को मिलकर के निभाना है। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र नरेंद्र मोदी ने दिया। 20 लाख करोड़ की जो ग्रांट है, उस ग्रांट का अर्थ ये होता है कि यूरोप के लगभग 115 देशों की जो जीडीपी है, जीडीपी के 10% के बराबर हमने इस ग्रांट को दिया। पाकिस्तान की जीडीपी से 1.87% कम है जो पूरे राष्ट्र की जीडीपी है, वह हमने निर्माण कार्यों में लगाया। और उस निर्माण कार्य में हमने विशेष तौर पर अधोसंरचना के निर्माण पर ध्यान दिया। दीर्घकालीन हित हैं, जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन करके उनको उनके योग्य दायित्व और उनके योग्य काम देना। मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को अन्य प्रकार की सुविधाएं देना। जो लोग डरे हुए सहमे लोग हैं उनको उनके स्थान तक पहुंचाना, घर तक पहुंचाना और उनके भोजन की पूरी व्यवस्था करना। इस प्रकार से यह जो सर्वे भवन्तु सुखना का जो विषय है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने की जो बात है, कृणवंतो विश्वकर्मा के जो सिद्धांत हैं, यह सिद्धांत भारत के आत्म गौरव, आत्म सम्मान और आत्म निष्ठा को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे और इन सब में हमारा योगदान होगा। कोरोना संकट ने हमें कम से कम एक राष्ट्रीय जागरण के साथ हमको जोड़ा है। स्वदेशी की गुणवत्ता के महत्व को हम समझें, स्वीकार करें और इतनी गुणवत्ता पूर्वक हम उत्पाद बनाएं कि पूरे विश्व में हमारा स्थान बने। आज एग्जिट चाइना पॉलिसी के अंतर्गत यूरोप के लगभग 122 देश जिन्होंने चाइना में अपनी पूंजी लगाई है, वो पूंजी वहां से निकालना चाहते हैं। वह अपनी मल्टीनेशनल्स कंपनी को और ट्रांसनेशनल कंपनीज को वहां से वापस लाना चाहती हैं। वह हिंदुस्तान उनके लिए एक बड़ा सूटेबल और उपयोगी स्थान बन रहा है। ऐसी स्थिति में हमें उसकी भरपाई करने के लिए हमें दृढ़ होना पड़ेगा। हमारा दायित्व, हमारा व्यक्तिगत स्तर पर दायित्व ये बनता है कि हम उसमें इतनी गुणवत्ता पूर्वक कार्य करें, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के साथ में काम करें कि निश्चित तौर पर वे लोग भारत को छोड़ करके न जाएं और भारत के आर्थिक विकास में, भारत की समृद्धि में, भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करें। निश्चित तौर पर यह एक संकट का दौर है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि खुशी का दौर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि संकट के काल में हमने जिस एकता का, आत्मीयता का, अपनत्व का, परस्पर एक दूसरे से मिलने जुलने का जो परिचय दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो परिचय दिया है, हमने प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित किया है, प्रजातंत्र के मूल्यों को चरितार्थ किया है, यह हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। यह हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व इस बात पर चकित है कि भारत में एक ऐसा नेतृत्व है जिसके नेतृत्व की एक आवाज में पूरा देश खड़ा हो जाता है। दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जिसने अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के आवाज का और उनकी नीतियों का इस प्रकार से अनुकरण किया हो, इस प्रकार से अनुसरण किया हो जिस प्रकार से कि भारत ने किया है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरे लिए समय निर्धारित किया। मैं निश्चित तौर पर आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय कमल नयन शुक्ल जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु कपिल देव मिश्र जी, कुल सचिव आदि सभी लोगों को मैं अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे दायित्व हैं
उन सारे दायित्वों को हम व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज और राष्ट्र के स्तर पर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।